नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं BSTV और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की कैटेगरी में किए गए बदलाव को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब नाराज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार के आदेश को कर्मचारी विरोधी बताया जा रहा है। इस मामले को जानने के लिए एक रिपोर्ट देखिए, फिर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। मोहन सरकार ने सरकारी सेवा व्यवस्था में बदलाव करते हुए कार्यभारित यानी कि वर्क चार्ज, आकस्मिक स्थापना यानी कि कंटिंजेंसी, स्थायी कर्मी यानी दैनिक वेतनभोगी और स्थायी वर्गीकृत यानी 240 दिवसीय सेवा, इन 4 कैडर्स को समाप्त कर दिया है। इस फैसले का मतलब है कि इन 4 कैडर के सभी पदों पर अब कोई नई भर्ती नहीं होगी। जैसे जैसे कर्मचारी रिटायर्ड होंगे वैसे वैसे खाली पद समाप्त हो जाएंगे। प्रदेश में इन 4 कैडर में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या करीब 1.5 लाख है। इस फैसले के बाद अब केवल 3 तरह की सेवाएं यानी नियमित यानी कि रेगुलर, संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स। कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने निकाला आदेश में आउटसोर्स कैटेगरी को खत्म करने की कही बात। आउटसोर्स कैटेगरी को मार्च 2027 तक समाप्त करने की तैयारी। प्रदेश में 3 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी अधिकारी। वित्त विभाग के आदेश के बाद प्रदेश भर में आउटसोर्स अधिकारियों कर्मचारियों में खलबली मची है। संगठनों ने इसका विरोध किया है। अंबेडकर पार्क में भी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सरकारी आदेश के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई पद सृजित नहीं किए जाएंगे। उनकी नियुक्ति निजी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। आगे इनके स्थान पर जरूरत होने पर नियमित कर्मचारी की ही भर्ती की जाएगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच अध्यक्ष अशोक पांडे ने कर्मचारियों को बंधुआ मजदूर बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छोटे संवर्ग के 1.5 लाख पद खत्म कर दिए गए हैं। न कर्मचारी संगठनों से बात की, न संगठन प्रतिनिधियों से बात की। चुपचाप तरीके से फैसला ले लिया गया। आज सरकार प्रदेश के लाखों छोटे संवर्ग के कर्मचारियों के अधिकारों का हनन कर रही है। राज्य सरकार ने 22 दिसंबर 2025 को आदेश जारी करके स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन कर्मचारी के 1.5 से 2 लाख पद खत्म कर दिए हैं, संकेतक घोषित कर दिए हैं। और राज्य सरकार ने उसी आदेश में लास्ट पैरा में लिखा है कि 2027 तक सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को भी समाप्त कर दिया जाएगा। कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के साथ अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसी ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है। विभागों में नई भर्तियां की जा रही है। सरकार ने कर्मचारी हितों को लेकर ही फैसले लिए। इससे कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल का कहना है कि बीजेपी सरकार कर्मचारी विरोधी है। कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके हितों से सरकार को कोई मतलब नहीं है। देखिए, कांग्रेस के आरोप उतने ही निराधार, उतने ही सत्यहीन और उतने ही तथ्यहीन हैं जितने कि अब कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में, जिसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। कांग्रेस को तो कितने वर्ष मिले थे, क्या किया उन्होंने? पहले वो उसका जवाब दें। अरे एक हमारे बीमारू प्रदेश बना के छोड़ा था मध्य प्रदेश को। इस प्रदेश के लिए अगर कल्याण किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव जी को भी 2 वर्ष हो गए। नया कुछ करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन ज़मीन पे उतार नहीं पाते हैं। और जो मांगे कर्मचारी संघ की है लगातार, उनकी तरफ तो ध्यान दे नहीं रहे हैं। सरकार के इस फैसले का आउटसोर्स कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। प्रदर्शन के जरिए अपनी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार एक व्यवस्थित व्यवस्था सरकारी सेवाओं में बनाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए व्यवस्था में बदलाव किया गया। ये मामला कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है तो इस पर सियासत भी होना लाजमी है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। तो देखिए, पूरा मामला आपके समझ में आया होगा और अब हम खास मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त अशोक पांडे जी जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच से। हमारे साथ रमेश राठौर जी जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ से। और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सुनील दत्त तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
शुरुआत करते हैं तिवारी साहब आपसे चर्चा की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का एक बयान बहुत चर्चा में रहा और आज भी वो चर्चा में रहता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव अधिकारियों कर्मचारियों से नहीं मैनेजमेंट से लड़े जाते हैं। आज ये जो 1.5 लाख कर्मचारी, इन्हें पता नहीं 2026 के बाद इनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि ये जो कैबिनेट की जो दलील है, जो फैसला है, वो ये कह रहा है कि बहुत मामला पसुपेश में है, जिसमें विरोध की तस्वीरें भी सामने आई। क्या लगता है आपको, बीच में कुछ अब बातचीत के रास्ते से मामले को सुलह तक पहुंचाया जाएगा या अभी इस तरह की तस्वीरें आती रहेंगी? ये जिस तरीके की स्थितियां चल रही हैं मध्य प्रदेश या पूरे देश में, उसमें अब ये एक चीज समझ लेनी चाहिए कि नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है। अब सरकारें पीपीपी मोड पर चल रही हैं और जितने भी काम होंगे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर ही होंगे। लिहाजा अब बहुत ज्यादा सरकारी नौकरी की तरफ उम्मीद लगाकर संगठनों को भी नहीं देखना चाहिए और न उनको देखना चाहिए जो सरकारी कर्मचारी हैं। दरअसल पूरे देश में जिस प्रकार की व्यवस्था है, 8 घंटे की नौकरी से अब काम चलना नहीं है। 2047 का जो स्वर्णिम भारत का लक्ष्य है, उसमें आज भी देखिए ना आप, मध्य प्रदेश में 5 दिन का ही सप्ताह होता है कर्मचारियों का और तनख्वाह पूरी लेनी है। तो सरकार धीरे धीरे, सरकार पर दबाव भी है और मुझे लगता है कि नई व्यवस्था चालू करने के लिए जरूरी भी है कि कम से कम जो प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर है उस पर ही जाना बेहतर होगा। लेकिन इस सरकार का अपना निर्णय, हाँ, 2027 को लेकर एकदम से जो फैसला किया गया, उसमें कर्मचारी संगठनों को जरूर लेना चाहिए था, सरकार को विश्वास में, और बात करके इसका कोई ना कोई मध्य मार्ग निकालना था। चलिए, मैंने एक आंकड़ा 1.5 लाख कहा था, वो आंकड़ा 1.5 लाख नहीं है बल्कि 3 लाख है, जिसमें 4 ग्रेड आते हैं, लेकिन अब सरकार ने चारों ग्रेड को समाप्त किया है। पांडे जी हमारे साथ हैं चर्चा में। आप ये बताइए, ये चारों ग्रेड को पहले तो समाप्त कर दिया गया, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, कर्मचारियों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सरकार ने स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारी, इनके 3 लाख, वास्तविक में 3 लाख पदों को संकेतर घोषित कर दिया है। मतलब ये पद ही समाप्त कर दिए हैं। अब इसके पद, ये आर्डर लागू होने के बाद न तो इस संबर के 3 लाख कर्मचारी न्यायालय में अपने अधिकार मांग सकते हैं, न सरकार से मांग सकते हैं और न विभाग में मांग सकते हैं और न सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्यों? कि यदि कोर्ट में हम याचिका लगाएगा हमारा कर्मचारी, तो सरकार एक अपना वकील खड़ा करके कह देगी ये पद तो ड्राइंग कैडर है, ये तो पद जब तक नौकरी कर रहे करें और नहीं तो अपने घर जाएं, इनको हम रेगुलर क्यों करेंगे? अब ये जो 3 लाख कर्मचारी हैं, जाहिर सी बात है कि अगर हम प्रति घर देखें, अगर 4 लोगों की एक फैमिली है, ऑन एन एवरेज 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो 4 तिया 12 लाख लोगों से ये मामला जुड़ जाएगा कि भाई रोजी रोटी पर संकट आएगा। तो जाहिर सी बात है 12 लाख लोग अब करेंगे क्या? तो ये हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताइए कि ये जो आपके कर्मचारी हैं 3 लाख, इनको इस फैसले का नकारात्मक असर क्या होगा? क्या बीच का रास्ता कुछ निकाला जा सकता है? और अभी तक इनकी रोजी रोटी कैसे चल रही है? इनकी रोजी रोटी अभी तक बहुत कम वेतन पे चल रही थी और अब तो सरकार ने बहुत बड़ा हथौड़ा मार दिया इनके ऊपर। ना तो इनकी अब वेतन वृद्धि होगी, ना रेगुलर होंगे। हाँ। और इनके जो बच्चे हैं, जो परिवार है, उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। क्यों? जी। कि ये 20-20 साल की नौकरी के बाद भी इनको अल्प वेतन दिया जा रहा है। कोई भी कर्मचारी को 12,000 से 16,000 से ज्यादा वेतन नहीं दिया जा रहा। उसी में अपना ये घर पाल रहे हैं, उसी में बच्चे पढ़ा रहे हैं, उसी में अपनी दवाई करा रहे हैं, उसी में अपने माँ बाप को पाल रहे हैं। और सरकार ने अभी आर्डर जारी करके इनको आगे 2027 तक घर बैठाने का एक रास्ता बना दिया है। और सरकार अब निजीकरण की दिशा में जा रही है। सरकार ने तो अभी स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन, अस्थायी श्रमिक के पद खत्म किए हैं। इसी आर्डर में यदि विवेक जी आप देखेंगे तो 2027 में आउटसोर्स को भी बाहर करने का निर्णय लिया है कि हम आउटसोर्स को भी नहीं रखेंगे। मतलब सरकार ठेके में सरकार चलाएगी, विभाग चलाएगी और कर्मचारियों। ठीक है, एक चीज और बोलना चाहता हूं, जी। सरकार निजीकरण की दिशा का एक प्रमाण और है।
तत्कालीन मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा करी थी कि हम 2 लाख सरकारी भर्ती करेंगे, जो अस्थायी है उनको रेगुलर करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने भी मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 साल जब पूरा हुआ तो उनने भी कहा कि हम 1 लाख सरकारी भर्ती करेंगे, लेकिन उनको भी 2 साल हो गया, क्या एक भी भर्ती हुई? नहीं हुई। कर्मचारी भी रिटायर हो रहे हैं, हर महीने कर्मचारी रिटायर हो रहा है। आगे 2027 अहम बात है, जब रिटायर होके कर्मचारी जा रहे हैं तो भाई नई भर्ती क्यों नहीं हो रही? राठौर साहब से पूछते हैं। ये जो अब पांडे जी ने यहाँ तक बता दिया कि नए कर्मचारी नहीं आ रहे, वर्कलोड भी जाहिर सी बात है एक समस्या होगी, और कहीं ना कहीं ये जो 3 लाख कर्मचारी है इन्हीं पर पूरा वर्कलोड डाल दिया जाता होगा। अब जब इन्हें ही हटा देंगे तो ये काम करेगा कौन? देखिए, सबसे बड़ी बात विडम्बना ये है कि मध्य प्रदेश शासन एक तरफ तो शासकीय भर्ती कर नहीं गई है, वो कर गई तो बड़े अल्प पैमाने पे कर गई है, और वही जो नियमित कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मचारी हैं, इन पे एक कर्मचारियों पे 4-4, 5-5 कर्मचारियों का अतिरिक्त काम इनको करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि संडे सैटरडे में भी कई कर्मचारियों को आना पड़ता है। संविदा कर्मचारी को तो इन्हें सैटरडे संडे की छुट्टी नहीं मिलती क्या? मिलती है, लेकिन वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो है 24 घंटे का होता है, उसको अपना काम तो पूरा करना है। आजकल निजी कर्मचारी, जो प्राइवेट कर्मचारी और सरकारी कर्मचारियों में काम के मामले में कोई बहुत ज़्यादा अंतर रह नहीं गया है। काम करना है, चूँकि आपको संविदा कर्मचारी हैं चाहे नियमित कर्मचारी हैं, जो आपको कर्मचारियों को जो काम दायित्व दिया गया है उसको काम करना पड़ेगा। इस समय कर्मचारियों की स्थिति बहुत ज़्यादा बेल के समान हो गई है। कर्मचारी सुबह से लेकर शाम तक, दिन रात तक काम करना पड़ता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं। एक कर्मचारी के ऊपर यही सवाल है राठौर जी कि ये जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं इसके बाद अब स्थिति क्या होगी? क्योंकि आप नया भर्ती नहीं कर रहे हैं, नया भर्ती नहीं करेंगे तो उसमें दिक्कत तो होगी ना। यदि आप नई जो कर्मचारी रिटायर्ड होते जा रहे हैं तो उनका काम, जो बचे हुए कर्मचारी, उन पर लाद दिया जाता है कि आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, जब तक कि इसका भी प्रभार ले लो, उसका भी प्रभार ले लो, और सारे काम आपको करने हैं। इसके बाद 2 संविदा कर्मचारी जो हैं उनको आधा वेतन दिया जाता है, नियमित कर्मचारी को पूरा वेतन दिया जाता है। 50% आरक्षण की बात नहीं, पहले से ही इतनी ये लोग परेशानी में हैं, और ऊपर से आप इनको अगर नौकरी से हटा देंगे तो फिर ये करेंगे क्या? ये बड़ा सवाल है। देखिए, आउटसोर्सिंग प्रथा जो है, आउटसोर्सिंग प्रथा एक बंधुआ मजदूर शोषण की प्रथा है। शासन को ये करना चाहिए कि जो आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो नियमित पदों के विरुद्ध है, उनको तो जो नियमित वहीं के वहीं नियमित किया जाना चाहिए, और जो नियमित पद के विरुद्ध नहीं है लेकिन काम की अधिकता के कारण आपने ठेके पे ले लिया है, तो जैसे मध्य प्रदेश शासन ने पहले के जमाने में अंशकालीन हो गए, सुपरवाइजर हो गए, औपचारिकता वाले हो गए, गुरुजी हो गए, पंचायत कर्मी हो गए, इनको भी आपने भर्ती किए थे, इनके लिए पदों का निर्माण करके आपने उनको नियमित कर दिया। तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी पदों का निर्माण करते हुए नियमित किया जाना चाहिए। मैं आपसे यहाँ एक मंच के माध्यम से आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि एक तरफ सरकार की दोहरी नीति है, एक तरफ वो नक्सलवादी हैं जो लूटते हैं, मारते हैं और हत्याएं करते हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आप उनको, जब वो आत्मसमर्पण कर देते हैं तो आप उनको नियमित नौकरी देते हैं, 5 एकड़ भूमि देते हैं, भवन देते हैं, और धन भी देते हैं कि जो मुख्यधारा में आके अपना रोजी रोटी कर सके। वहीं अतिक्रमणकारी जो गुमटी वाला है, आप उस गुमटी वाले को पक्की दुकान देते हो कि उसका क्या हो जाएगा। वहीं अतिक्रमणकारी झुग्गी वाले को आप पक्का मकान बना के देते हो कि वो रहेगा कहाँ। तो उसी तरह जो एक पढ़ा लिखा नौजवान आउटसोर्सिंग की नौकरी कर रहा है, तो उसके लिए भी मध्य प्रदेश शासन को सोचना चाहिए। आप जब नक्सलियों के लिए सोचते हो, गुमटी वाले के लिए सोचते हो, झुग्गी वालों के लिए सोचते हो, ऐसे कई ऐसे अतिक्रमणकारियों के लिए सोचते हो, तो एक पढ़े लिखे नौजवान आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं सोच सकते? उनको नियमित क्यों नहीं कर सकते हो? पहले भी आपने एडाक पे पंचायत कर्मी, गुरुजी और अतिथि जो काम करते थे उन सबको नियमित किया, तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को भी नियमित किया जाना चाहिए। अच्छा पांडे जी, अब ये हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो अलग अलग कैटेगरी है जो मैं पढ़ रहा था, इसमें 240 दिन काम करने की कैटेगरी है। जाहिर सी बात है, ये समझ में आ रहा है कि इन्हें 240 दिन का वेतन मिलेगा। ये जो ठेका प्रथा है, इसमें बहुत बार गंभीर आरोप भी लगते हैं कि कर्मचारी को पूरा वेतन नहीं मिलता।
इसका क्या कुछ लिखित में बॉन्ड रहता है, या फिर ये सिर्फ सरकार की तरफ से जो एक ठेका कंपनी होती है उसके साथ एक बॉन्ड के तौर पर हम कह सके, यानी पता ही नहीं होता है कि कौन कर्मचारी वहां पर लिखित में काम कर रहा है या नहीं, ऐसा कुछ है क्या? विवेक जी, सबसे पहले जो आपने विषय उठाया 240 दिन, 240 दिन ये श्रम अधिनियम का नियम है। श्रम अधिनियम 1948 में ये प्रावधान है जी कि कोई भी अस्थायी श्रमिक या कर्मचारी यदि कैलेंडर वर्ष के 240 दिन पूरी सेवा दे देता है और विभाग से वेतन ले लेता है तो स्थायी वर्गीकृत प्राप्त करने का वो अधिकारी है। मतलब कि जब वो स्थायी वर्गीकृत होगा तो फिर उसको ना तो विभाग का अधिकारी हटा पाएगा और ना ही सरकार हटा पाएगी, क्योंकि वो स्थायी वर्गीकृत हो गया। यदि उसको हटाएंगे तो पूरा लिखा पढ़ी करना पड़ेगी और वो फिर कोर्ट भी जा सकता है, लेबर कोर्ट, हाई कोर्ट भी जा सकता है और वहाँ उसके पक्ष में ही फैसला होगा। ये श्रम अधिनियम 1948 स्पष्ट कहता है जी। उसको भी खत्म करने का प्लान सरकार ने बना लिया है। अस्थायी श्रमिक वही है 240 दिन वाला। और ठेका श्रमिक मतलब ठेकेदार श्रमिक लगा के विभाग चलाएगा तो सरकार और अधिकारियों के कहने पे काम करेगा, अधिकारियों को वो कमीशन देगा और सरकार की मर्जी के अनुसार जो मजदूर श्रमिक अस्थायी कर्मचारी होगा उसका शोषण करके उससे काम कराएगा। अभी नियम है कि 8 घंटे नौकरी कराना है, फिर ठेका प्रथा लागू होगी, ठेकेदार लगाएगा तो वो 10 घंटे भी कराएगा, 12 घंटे भी कराएगा, 15 घंटे भी कराएगा, रात में भी नौकरी कराएगा। तब अधिकारी कर्मचारी ना तो लड़ पाएगा क्योंकि उसको अपनी नौकरी की चिंता होगी, उसको अपने वेतन की चिंता होगी। और ये ऑर्डर लागू होने के बाद ना नौकरी की गारंटी है, ना वेतन की है, ना रेगुलर की है। और यह लागू हो गया तो केवल कर्मचारी और उसके परिवार के बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। सरकार निजीकरण लागू हो रही है। मैं BSTV में प्रमाण से कह रहा हूं, तो आप देख लेना विवेक जी, 2027 तक सरकार यदि निजीकरण नहीं लागू कर दी। अब आप ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसी सरकार के प्रतिनिधि से पूछिएगा कि आखिर सरकार को ये आदेश जारी करने की जरूरत क्या पड़ी, इससे क्या किसी कर्मचारी का फायदा है? नहीं है, टोटल सरकार का फायदा है। और इस आदेश के जारी करने के समय विवेक जी ना तो सरकार ने कर्मचारी प्रतिनिधियों से बात करी, ना वो केडर के कर्मचारियों से बात करी, ना कर्मचारी संघों से बात करी, और सरकार ने चुपचाप नौकरशाही के बनाए हुए नहीं, मतलब क्या यही पूरे मामले को समझा जाए कि भाई GAD के जो अधिकारी होंगे उन्होंने रिपोर्ट तैयार की और वो सरकार के सामने रख दी और फिर उसे कैबिनेट में पढ़ दिया गया और वहां से पारित कर दिया गया। GAD भर के नहीं, फाइनेंस के भी सभी फाइनेंस, GAD, वित्त विभाग ने भी, और चीफ सेक्रेटरी, हाँ, इनने मिलके खाका तैयार किया और चुपचाप कैबिनेट में रख के कैबिनेट की मोहर लगवा दी और ये सर्कुलर जारी कर दी। तो अभी इन्होंने ये बताया है कि अगर ये 3 लाख कर्मचारियों का भविष्य संकट में करेंगे तो फिर बैलेंस कैसे किया जाएगा, इनके काम को कौन करेगा? जैसे कि आप कह रहे हैं कि भाई ये डबल काम कर रहे हैं, अतिरिक्त समय दे रहे हैं, छुट्टी के दिन जा रहे हैं, इन्हें वेतन कम मिल रहा है, तो फिर इनका काम करेगा कौन? ठेकेदार करेगा। अच्छा। ठेकेदार करवाएगा, मशीन करेगी, ठेकेदार की जो एजेंसी है वो करेगी। और सरकार यही चाह रही है। हाँ। सरकार तो पूरा का पूरा काम अडानी और अंबानी को देना चाहती है। ऐसे जो ठेकेदार हैं वो सरकार पे हायर कर लेंगे और विभाग ठेकेदार चलाएंगे और केवल उनके सरकार के नुमाइंदे अधिकारी बैठेंगे। राठौर जी का रुख करते हैं। राठौर जी, नई भर्तियां इस वक्त कैसे चल रही हैं? क्या नई भर्तियां जो एग्जीक्यूट हो रही है, PSC को हम छोड़ दें, PSC में बहुत कम भर्तियां होती हैं, बहुत कम पद होते हैं, बाकी पद कैसे भरे जा रहे हैं? देखिए, कम से कम 2 से 2.5 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। शने भर्ती हो गई है, लेकिन जो भर्ती की प्रक्रिया बड़ी धीमी गति से चल रही है। वो भर्ती तो आप कर रहे हो, मेरा ये कहना है कि जो भर्ती आप कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन जो पहले से उन पदों पे काम कर रहे हैं उनको उनकी रोजी रोटी छीनना अनुचित है। आप जो नियमित भर्ती कर रहे हैं उनको उन पदों पे आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो पहले से काम कर रहे हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी, उनको उसका शासकीय काम का अनुभव है। आप वहां व्यवस्था लागू करो ना,
जब आप गुमटी वालों को गुमटी की पक्के मकान की पक्की दुकान की आवश्यक वो करते हो, झुग्गी वालों को पक्के मकान देते हो, तो जो सरकारी कर्मचारी पहले से काम कर रहा है, चाहे वो आउटसोर्सिंग पे हो चाहे संविदा पे हो, तो उसकी व्यवस्था उस नौकरी में क्यों नहीं की जा सकती? जब आप नक्सलियों को दे सकते हो पक्की नौकरी, जब आप पक्के मकान अतिक्रमणकारियों को दे सकते हो, तो जो पढ़ा लिखा नौजवान है, अब आगे आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि अब ये सामने तो सब बातें आ चुकी, अब आगे की राह क्या है? देखिए, कर्मचारी संगठन अपने कर्मचारियों के बीच में जाके अपने उनके हितों की लड़ाई सदैव लड़ता रहा है, और आने वाले समय में भी यदि सरकार से हम बातचीत कर रहे हैं, यदि सरकार ने जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी को निकालने का बोला है, यदि नियमित पदों पे उनको नहीं रखा गया, संविदा कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में कर्मचारियों के पास आंदोलन का एक हथियार है। कर्मचारी संगठन सरकार से बातचीत करेगा, और बातचीत में यदि सरकार ने नहीं मांगा तो आंदोलन के रास्ते खुले हुए। पांडे जी, हम तो आज ही इस आदेश के विरोध में धरना दे रहे हैं। सेकंड स्टाफ पे आप देख ले, आपके प्रतिनिधि आए थे चैनल वाले, BSTV वाले। हम तो आज ध्यानाकर्षण धरना दे रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं, सरकार चेत जाए जी, सरकार बिल्कुल होश में आ जाए। बीच का रास्ता क्या निकाला जा सकता है? बीच का रास्ता सरकार को इस आर्डर पर पुनर्विचार करना चाहिए। स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो, अंशकालीन कर्मचारी हो, कार्यभारित हो, आकस्मिक निधि हो, संविदा हो या आउटसोर्स हो जी, उनके अंधकार भविष्य को उजाल में लाने का निर्णय लेना चाहिए। और यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया तो आज तो हम ध्यानाकर्षण धरना दे रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं, और सरकार ने नहीं किया तो वल्लभ भवन के सामने घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन करेंगे। नए साल में नया वर्ष नहीं मनाएंगे, सरकार के सामने ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे। पर आप लोग अगर हड़ताल पे जाएंगे तो फिर काम वगैरह भी तो रुक जाएगा। बिल्कुल, 2026 में हड़ताल बहुत जरूरी है। हड़ताल में जाएंगे, बिना हड़ताल करे सरकार नहीं सुनेगी, सरकार नहीं सुनेगी। जब तक पूरे कर्मचारी, हम ये एक प्लान बनाएंगे कि ये केडर जिनके खत्म किए वो भी हड़ताल में जाएंगे, और जो रेगुलर है वो भी हमारे समर्थन में हड़ताल में आए, और सब पूरा कामकाज बंद करके सरकार को ये बता देंगे कि सरकार कर्मचारियों की शक्ति को कमजोर न समझे। यदि सरकार कमजोर समझ रही है तो कर्मचारी के बिना सरकार का कामकाज नहीं चलेगा, सरकार की योजना नहीं चलेगी, क्योंकि कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। उसकी उपेक्षा करना सरकार बंद करे, नौकरशाही की कर्मचारी विरोधी नीति लागू न करे, इससे नहीं तो सरकार। अच्छा, किसी तरह का भेदभाव भी क्या महसूस करते हैं आउटसोर्स कर्मचारी कि भाई जो नियमित हैं उनके साथ में तालमेल में किसी प्रकार का भेदभाव होता हो? बहुत बड़ा भेदभाव होता है जी। आउटसोर्स कर्मचारी को रेगुलर कर्मचारी और अधिकारी द्वयम दर्जे का कर्मचारी मानता है। उसको कोई अधिकार नहीं है, ना उसको छुट्टी का अधिकार है, उसके यहाँ भले डिलीवरी हो गई हो, चाहे उसके बच्चे का जन्मदिन हो, चाहे उसके घर में शादी हो। मतलब जो शासन की गाइडलाइन इन पर लागू नहीं होती राठौर साहब? जी बिल्कुल सही। इनकी नियुक्ति ठेका प्रथा के माध्यम से होती है। जो आउटसोर्सिंग के जो नियम होते हैं उन पर नियमित शासकीय कर्मचारियों के समान नियम लागू नहीं होते। आप कम से कम कर्मचारी वाला इतना भेदभाव ना करें कि भाई मानवीयता, जैसा कि अब पांडे जी बता रहे थे कि भाई कुछ घर में अगर हो जाए तो वो फिर छुट्टी भी उसको नहीं मिल सकती। देखिए, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि जो संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं इनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसे आजादी के पहले अंग्रेज लोग भारतीयों के साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार। चलिए हम ये मान के चलें कि आपके जो दो प्रमुख संघ हैं इनकी बातचीत सरकार से हो और कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए, ताकि ये जो 15 लाख लोगों तक संकट पहुंचेगा ये ना पहुंचे। इसी आशा के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, शुक्रिया। तो देखिए, फिलहाल तो कर्मचारी आंदोलित हैं, सियासत गर्म हो रही है, प्रदर्शन चल रहे हैं, और संगठन का ये कहना है कि नए वर्ष की शुरुआत भी प्रदर्शनों से ही होगी अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।